स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। महाराष्ट्र में अब चुनावों का सीजन आने वाला है। बीएमसी का चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव और उसके तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव। चुनावी सरगर्मी के बीच उद्धव ठाकरे का धनुष और बाण एकनाथ शिंदे को मिल गया है। चुनाव चिन्ह वाले अस्त्र की शक्तियां शिंदे गुट के पास चली गई हैं। इससे उद्धव ठाकरे तिलमिलाए हुए हैं। वो चुनाव आयोग पर बिलो द बेल्ट जाकर हमले कर रहे हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर चोरी के आरोप लगा रहे हैं। संजय राउत एक एफआईआर वाला जुमला लेकर आए हैं और 2000 करोड़ में धनुष बाण की चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने उद्धव सेना की जमकर बखिया उधेड़ी। अमित शाह ने चुनाव चिन्ह मामले में शिंदे की जीत को सत्यमेव जयते करार दिया। उन्होंने कहा कि बाला साहब के धनुष बाण को उद्धव ने एनसीपी और कांग्रेस के पास गिरवी रख दिया था। एकनाथ शिंदे ने आज उसे आजाद करा लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में कौन खोखा खोखा कर रहा है और इसमें किसके लिए मौका मौका हो रहा है, डिबेट शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। तीर कमान वो हमसे छीन लिया है। जब उनके विरोध में लगता है तब लोकशाही को धोखा है। चोर आणि चोरबाजार जे मालक आले तरी त्यांना सगळ्यांना निवडणुकीमध्ये दारून त्यांच्या छातांवरती या शिवरायाचा भगवा फडकवण्याची महाराष्ट्र की सियासत में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। महाराष्ट्र में 48 सीटें और अमित शाह 48 घंटे के लिए महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में सियासी दंगल की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले चुनाव आयोग का फैसला आता है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम मिलता है, धनुष बाण का निशान मिलता है। फिर उद्धव ठाकरे सामने आते हैं और कहा उनका निशान चोरी हो गया है और बीजेपी की मदद से शिंदे ने चुराया है। मशाल निशाणी सुद्धा काढू शकतील, पण माझं आव्हान आहे तुमच्या सगळ्यांच्या साथीने, सोबतीने आणि या प्रसार माध्यमातून मी देतोय, ज्याने धनुष्यबाण चोरले ते जर मर्द असतील तर त्यांना मी सांगतो तुम्ही चोरलेलं धनुष्यबाण घेऊन निवडणुकीत आम्ही मशाल घेऊन तुमच्या समोर उभा राहतो, बघूया। तसंच हे चोर आणि चोर बाजारचे मालक हे शिवधनुष्य पेलताना उताणे पडल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास आज मला वाटतोय। फक्त तुम्हाला एकच सांगायचंय, मी कुठे खचलेलं नाही, मी कुठे खचणार नाही। माझी ताकद खरी आहात, तुमच्या ताकदीच्या जोरावरती मी उभा आहे आणि ही ताकद जोपर्यंत माझ्या सोबत आहे तोपर्यंत असे कितीतरी चोर आणि चोर बाजारचे मालक आले तरी त्यांना सगळ्यांना निवडणुकीमध्ये गाडून त्यांच्या छातांवरती या शिवरायाचा भगवा फडकवण्याची। उद्धव ने आरोप लगाए तो पहली बार अमित शाह सामने आए और उद्धव ठाकरे के बारे में 3 बड़ी बातें कहते हैं। कहा है कि बीजेपी सच बोल रही है, उद्धव झूठ बोल रहे हैं। एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। अमित शाह ने कहा कि पहले से फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय था, लेकिन जीत के बाद उद्धव पलट गए और कांग्रेस एनसीपी के तलवे चाटने लगी। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के लिए टारगेट सेट कर दिया और ऐलान किया कि महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें जीतनी है और उद्धव ठाकरे को 0 कर देना है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है। आगामी लोकसभा के चुनाव में
महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सत्यमेव जयते के सूत्र को चरितार्थ किया गया है। और आपकी आवाज ऐसी होगी क्या? चलेगी ऐसी आवाज? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और महाराष्ट्र की सभी लोकसभा जीतने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए सभी लोग, और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह के बाद संजय राउत फॉर्म में आए और आरोप लगाया कि 2000 करोड़ में पार्टी के सिंबल और नाम की बोली लगाई गई। इस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है, तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज एफआईआर, ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय, 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुड़ विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं, वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है? आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है 2000 करोड़। शिवाजी महाराज से लेकर बाजीराव, नाना साहेब, माधवराव और अंत में पुण्य श्लोक अहल्याबाई, ये परंपरा चालू रही और ढेर सारे मंदिरों की पुनर्निर्मिति की यात्रा शुरू हुई। वो पुनर्निर्मिति भी शिवाजी महाराज ने शुरू की थी और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना है, सोमनाथ भी सोने का हो रहा है और कई सारे मंदिरों का उद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा दंगल में 543 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन सबसे भीषण संग्राम महाराष्ट्र की 48 सीटों पर होगा, जिसका ट्रेलर सामने आ चुका है। पूरी पिक्चर जल्द ही सामने होगी। शिवसेना को इस वक्त सिर्फ बीएमसी चुनाव की चिंता है, इसलिए उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस को भरोसे में लिए बिना प्रकाश आंबेडकर साथ मिला लिया है। जाहिर है महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बीजेपी को लगता है कि सभी सीटों पर लड़कर वो अपनी संख्या बढ़ा सकती है। 2019 में शिवसेना के साथ गठबंधन में वो कम सीटों पर लड़ी थी, इस बार खुला मैदान है। ज्यादा सीटों पर लड़कर ज्यादा सीटें जीती जा सकती हैं। बीजेपी को भी यही लगता है कि लोकसभा चुनाव तक महाविकास आघाड़ी आपसी खींचतान से बिखर जाएगी। उद्धव ठाकरे को भी इसका अंदेशा है, इसलिए वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्य किसके साथ होगा और जय किसकी होगी, कुरुक्षेत्र में आज इसी पर डिबेट करेंगे। मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। श्वेता शालिनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। राहुल लांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के, जो कि अब शिंदे गुट के साथ है नाम और सिंबल, क्योंकि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं।
आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं उद्धव गुट के। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के। और अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आनंद दुबे जी आपसे डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं। आप जवाब यह आया कि गिरवी रख दिया गया था एनसीपी के पास और कांग्रेस के पास शिवसेना का चुनाव चिन्ह और नाम, उसे वापस लेकर आई महाराष्ट्र की सरकार और एकनाथ शिंदे। ये आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो। देखिए, ये उनकी मानसिकता है, जो कहना है कहें, वो स्वतंत्र है। लेकिन हमारा जो आरोप है वो सीधा चुनाव आयोग पर है। चुनाव आयोग ने आनन फानन में पूरी पार्टी को एक ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जिनके साथ 40 एमएलए और 13 सांसद है। ठीक है, अच्छी बात है। अब यही प्रथा अगर चलती रही इस देश के लोकतंत्र में, तो किसी पार्टी में अगर 50 या 100 एमएलए है और कोई बहुत बड़ा धन बल का व्यापारी उन सबको अपने एक तरफ कर ले किसी भी लालच से, और वो अपनी सरकार बना ले, अपने पार्टी को अपने पास ले ले, पूरे लोकतंत्र की हत्या कर दे, तो कोई बात नहीं। अब तो हम देख सकते हैं, केवल हम इस पर क्या कहें। अब जो कहना है जनता के पास जाएंगे, जनता की अदालत में कहेंगे। पिछले 2 दिनों से बहुत बहस हो गई, बहुत बातें हो गई, लेकिन उसका मूल एक ही निकला कि आप एक पार्टी से निकल सकते हैं, एक पार्टी में आप कुछ आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये पार्टी ही आपकी है ये कह देना और उस पर चुनाव आयोग का फैसला आ जाना, उसके बाद गृह मंत्री जी की तारीफ कर देना चुनाव आयोग की, तो ये सब एक हैरानी की बात है भाई साहब। इस पर कुछ बहुत कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। हम तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अपनी व्यथा अपनी बात वहां कहेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि आज चुनाव करा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम जीत जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र तो जिंदा रहे। वो जनता का विश्वास जिन्होंने 2019 में उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी के फोटो को देखकर, बिल्कुल ये उनकी ठीक है, विचारधारा को देखकर आपको चुना आपकी और दलील आप आपकी पार्टी के पक्ष में हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग के आदेश में क्या कहा गया है? चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया कि शिंदे गुट के पास 40 विधायकों का समर्थन है, साथ ही शिंदे गुट की पार्टी के पास कुल 47,82,440 वोट में से 36,57,327 वोट का समर्थन हासिल है, और जो कि संख्या का 76% होता है। और इस आधार पर यह फैसला लिया जाता है कि निशान और नाम शिंदे गुट के पास जाएगा। तो वो कह रहे हैं हमने जो वोट का आधार, जो लोकतंत्र में सर्वोपरि है, उसके आधार पर यह फैसला किया है। आनंद दुबे जी। अरे भाई, लेकिन वो वोट तो उद्धव ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाकर आपने पाया था। वो अच्छा। वोट तो आपकी व्यक्तिगत, अगर आप खुद चुन के आते, आप निर्दल चुन के आते, तो जरूर आपका वोट माना जाता। वो तो हमारी पार्टी पिछले 60 वर्षों में जो खून पसीना देकर सींची गई थी, उस पार्टी के नाम पर आपको वोट मिला था, और आप रातों रात कह दे रहे हैं कि ये पार्टी ही मेरी है, ये 60 साल ही मेरा है, ये खून पसीना ही मेरा है। ठीक है सर, हास्यास्पद मैं श्वेता जी से इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, आज फैसला श्वेता जी, फैसला आता है उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री तारीफ करते हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं आनंद दुबे। श्वेता जी। ऐसा है विवेक जी, हास्यपद तो ये है कि पहले ये भाषा कांग्रेस और राष्ट्रवादी बोला करती थी, ईवीएम पे सवाल उठाती थी, सेना पे सवाल उठाती थी, लेकिन देश की एजेंसियों पे अब शिवसेना भी सवाल उठा रही है। देखिए क्या है, हिमाचल में आपकी सरकार आ जाती है तब आप ईवीएम की दुहाई नहीं देते, इलेक्शन कमीशन की दुहाई नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो हर चीज की दुहाई देने लगते हैं। दूसरा देखिए, ऐसा है कि जी मुझे लगता है श्वेता जी के एक्चुअली फोटो तो मोदी जी की लगा के इन लोगों ने मत लिया। अब इनको प्रजातंत्र और लोकतंत्र याद आ रहा है। जब लोकतंत्र ये लोग कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाकर सरकार बना लिए थे, तब इनको याद नहीं आया था कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तब कहां चला गया था प्रजातंत्र और लोकतंत्र? देखिए, जनमत ने आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्य बनाने के लिए कहा, आपने नहीं बनाया, आप जाके बैठ गए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास। अब वो समय की शुरुआत हो गई है जब पक्ष के नेता ये कहेंगे कि पक्ष जो है वो जनमत से बनता है, केवल परिवार से नहीं बनता है। आप परिवार की गुलामी कर सकते हैं, लेकिन जो नेता हैं वो विचारधारा पर चलेंगे,
और बाला साहेब की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा आज जी। भी पक्ष के साथ है। ठीक रही है। सवाल इलेक्शन कमीशन की, तो यही इलेक्शन कमीशन है, यही एजेंसी है जो हर चुनाव के जिसका हर देख रेख में चुनाव जी। होता है। ठीक है, और जब मैं चुनाव अभय आपके दुबे जी पक्ष के पास में जा रहा हूं। आता ठीक है तो बड़ी जी, हंसी खुशी आप श्वेता उसको लेते हैं। श्वेता जी आपके सवाल को लेकर मैं अभय दुबे जी के पास जा रहा हूं। अभय जी, ऐसा क्यों होता है जब पक्ष में फैसला है तो सब कुछ बहुत अच्छा, और जब विपक्ष में फैसला है तो सब कुछ केंद्रीय सरकार के दबाव में? हिमाचल में सरकार बने तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा, गुजरात में हार जाए, सीटें खत्म हो जाएं तो वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में दिक्कत। अभय दुबे जी। विवेक जी, अमित शाह साहब का भाषण सुन रहा था जी। उनको आभास है इस बात का कि अभी एमएलसी चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ नागपुर, फडणवीस जी का गढ़ नागपुर और अमरावती में धूल चाट ली भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी चुनाव में। 4 चुनाव हार गई है जी। और अमरावती में तो अमरावती, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना, अकोला सब जगह वोटिंग हुआ। अरे भारतीय जनता पार्टी इसके पहले कोल्हापुर का चुनाव 18,000 वोट से हार गई। इतने भयाक्रांत थे, इतने डरे हुए थे कि अंधेरी वेस्ट में अपना उम्मीदवार वापस ले लिया, ये बहाना बनाकर कि यहां परंपरा रही है। ग्राम पंचायत के चुनाव में मैंने किसी राज्य में नहीं देखा, अगर राज्य में सरकार होती और ग्राम पंचायत के चुनाव 50% से ज्यादा सत्ताधारी दल हार जाए तो समझ लीजिए उनकी जमीनें खसक गई है। 7,500 में से 3200 महाविकास अघाड़ी को मिले हैं। और एक बात और याद दिला दूं मैं, पौराणिक काल के समय से रावण ने भी धृष्टता की थी भगवान शंकर का धनुष उठा नहीं पाया, उस पर प्रत्यंचा तो भगवान प्रभु श्री राम ने ही चढ़ाई है। तो बाला साहब ठाकरे जी के धनुष पर प्रत्यंचा तो उद्धव ठाकरे ही चढ़ाएंगे हर हाल में, याद रखिएगा। और ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। महाराष्ट्र में इनकी जमीन खसक गई है। आप इधर आ जाइए राजस्थान में, राजस्थान के उपचुनाव अभी महाराष्ट्र पे रहते हैं, लेकिन अभय दुबे जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, प्रत्यंचा आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे चढ़ाएंगे धनुष बाण पर, वो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस की कमान किसके पास रहेगी? बाला साहब थोराट के पास कि नाना पटोले के पास? ये तो तय नहीं हो पा रहा। आप कहते हैं कि भाई वो चुनाव हार रहे हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। मैं तो आपसे आपकी पार्टी की लाइन पूछ रहा हूं अभय दुबे जी। कांग्रेस ही जीती है और ये इंडिया टीवी में विवेक भाई तय नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी के जीते हुए प्रतिनिधि संस्था ये तय करेगी। आज यही अगर मोदी सरकार चाह लेती ना शिवसेना के पक्ष में, तो क्या निर्णय कराती चुनाव आयोग से कि जो संस्था है वो चुने हुए प्रतिनिधियों का चयन करती है, चुने हुए प्रतिनिधि संस्था नहीं बनाते, ये याद रखा जाए। तो ये फैसला पलट देते। ये तो सत्ता की भूख में आकंठ डूब गई भारतीय जनता पार्टी। प्रजातंत्र से इनका सरोकार नहीं, नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। क्या तर्क देंगे मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त की कि नहीं? क्या तर्क देंगे कर्नाटक में? क्या तर्क देंगे गोवा से लेकर मणिपुर से सारे में जब वहां सत्ता का दुरुपयोग करके आपने शासन में आने की मंशा रच ली? देखिए ऐसा नहीं है, अधिनायकवाद विवेक जी चलता नहीं है। ये अधिनायकवाद आप कह रहे हैं, बिहार आ रहे, दिल्ली आ रहे, उड़ीसा आ रहे, अभय जी आ रहे, वेस्ट बंगाल आ रहे, केरला, बड़े चुनाव आ रहे और अब हार की कगार पर खड़े हैं। अभय जी, आप चुनाव आयोग के फैसले को अधिनायकवाद कह रहे हैं। 1969 वाला मामला याद होगा, जब कांग्रेस हार बनी थी और 1971 में जब इलेक्शन हुए तो सिंबल मिला था इंदिरा गांधी जी को, वो भी संख्या बल के आधार पर था। बहुत अच्छा बात आपने कही। मैं आपको और याद दिला दूं, देश के लोगों को, स्मृति पटलों को चिन्हित करा दूं। ये जो शिवसेना के संदर्भ में बात कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के साथ में थे उस समय 1971 में। 77 में इंदिरा गांधी जी का साथ दिया, 1980 में साथ दिया चुनाव में बाला साहब। बुनियादी रूप से तो कांग्रेस के साथ थी बाला साहब। सुन लीजिए, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। और ये जो कह रहे हैं ना कि आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए, तो इनसे पूछिए ना, शिवसेना इनके साथ थी क्यों अलग हो गई? टीडीपी इनके साथ थी क्यों अलग हो गई? जेडीयू इनके साथ थी क्यों अलग हो गई? अकाली दल इनके साथ? तो ये अहंकार में डूब गए सत्ता के। जो अटल जी के साथ लोग थे, गठबंधन थे, प्रजातंत्र में आस्था थी, वो ठीक है। मैं इसका जवाब ले लूंगा कि एनडीए के घटक दल क्यों बिखरे। ठीक है अभय जी, मैं इसका जवाब ले लूंगा। आपकी बात थोड़ी रुक रुक कर आ रही है, एक बार थोड़ा कनेक्शन भी चेक करवाता हूं मैं, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो रहा है, एक बार प्लीज चेक कीजिएगा। मैं राहुल जी के पास जा रहा हूं। हमारे साथ राहुल लांडे हैं जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि आपने सिंबल चोरी कर लिया और 2000 करोड़ में यह सौदा हुआ है, और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है संजय राउत जी की, जो बाइट भी अभी हमने आपको सुनवाई। अभी संजय राउत जी को ये इंफॉर्मेशन जो एफआईआर है वो इंटरपोल ने दी या कि सीबीआई ने दिया
कि किसने दिया ये संशोधन की बात है। संजय राउत जो बयान कर रहे हैं, देखिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान देश को दिया है, इस संविधान के माध्यम से देश में लोकतंत्र आया है और लोकतंत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट रहने दो, निर्वाचन आयोग रहने दो, जो जो शासकीय संस्था है उनको इस संविधान ने अधिकार दिया है। अगर ये निर्णय जो चुनाव आयोग ने जो 2 दिन पहले फैसला सुनाया जो धनुष्यबाण और पार्टी का, ये अगर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ लगता तो पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, संजय राउत, चुनाव आयोग कितना अच्छा है, चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन दिया, ऐसे तारीफ के पुल बांधते थे। लेकिन चुनाव आयोग ने जो डिसीजन दिया है वो मेरिट के ऊपर दिया है, तथ्य देखे है, संख्या देखी है, संख्या बल देखे है, नंबर्स देखे है, जो जो क्राइटेरिया है, जो निकष है, उस निकष के ऊपर चुनाव आयोग ने फैसला दिया है। और ऐसा नहीं था ना कि उद्धव ठाकरे गुट के भी बड़े बड़े काउंसिलर, बड़े बड़े वकील की फौज वहां पे जाती थी, वो क्या मक्खे मार रही थी वहां पे जाके कुछ सुन रही थी, उन्होंने भी कुछ दलीलें रखी, हमारे एकनाथ शिंदे साहब के गुट ने भी कुछ दलीलें रखी और ये दोनों की दलीलें सुनने के बाद ही चुनाव आयोग ने ये डिसीजन दिया है। लेकिन संजय राउत जैसे नेता जो भारत का लोकतंत्र खतरे में डालने का काम आज कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी जो पूरे भारत का चुनाव पूरे एक साथ करती है, निष्पक्ष तरीके से करती है, उसके ऊपर दाग लगाने का, आरोप करने का काम संजय राउत जैसा नेता कर रहे हैं। मैं आनंद दुबे जी से एक सवाल कर रहा हूं, अभय दुबे से मैं बात कर रहा हूं कि सच्चाई का सामना कीजिए। सच्चाई यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गई है, सच्चाई यह है कि धनुष्यबाण उद्धव ठाकरे जी के हाथ से निकल गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के बारे में जो बोलते हैं, लेकिन संविधान का अपमान करने का काम उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी कर रहे हैं। और एक मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहां पे अगर संजय राउत जो आरोप कर रहे हैं, तो मेरी मांग है कि देश एक सर्वोच्च संस्था पे अगर ऐसा घिनौना आरोप संजय राउत कर रहे हैं और अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, तो संजय राउत जी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहां पे होनी चाहिए। सच्चाई का सामना करिए दुबे जी। महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर डिबेट लगातार जारी है। महाराष्ट्र में शिवसेना का निशान और झंडा दोनों शिंदे गुट के पास चला गया। इसके बाद बीजेपी और उद्धव गुट के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। हमारे साथ सभी बड़े मेहमान बने हुए। बृजमोहन जी, मैं आपसे जवाब ले रहा था। मेरा सवाल वही है कि आप लोग कहते हैं फैसला जो है वो संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आखिर ऐसा बोलने के पीछे वजह क्या है। सिर्फ फैसला शिंदे गुट के पक्ष में, इसलिए विरोध में? देखिए, इस बात को मैंने अभी स्पष्ट रूप से कहा कि यह फैसला इसलिए विवाद में आ गया कि बिहार में 2 पेज का एक फैसला करता है चुनाव आयोग। बिल्कुल वही मुद्दे हैं जो शिवसेना को लेकर है। वहां पे 2 पेज का इंटरिम ऑर्डर, अंतिम ऑर्डर नहीं, इंटरिम ऑर्डर, और वही शिवसेना के लिए वो एक अंतिम आदेश पारित कर देते 78 पेज का। तो देखिए, देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकी भूमिका क्या है? इनकी भूमिका है एक मॉनिटर के रूप में, एक मॉनिटर के रूप में रहे, एक रेफरी के रूप में रहे वहां, लेकिन जैसे कि सारे लोगों को बराबरी का खेल का मौका मिले, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये मुद्दा विवाद में आया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी एक और स्टेज बची है सुप्रीम कोर्ट पे जाने की। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे साहब जा रहे हैं, निश्चित रूप से वहां पर अपने पक्ष को बेहतर तरीके से रखेंगे और वहां का जो निर्णय होगा वो सबों को मान्य होगा। आदरणीय अमित शाह साहब के बयान को मैं भी सुन रहा था, आपने सुनाया और उस पर आप बात भी करना चाहते थे। देखिए कि पूना में अमित शाह साहब ने जो बयान दिया है वो पूरी तौर से वहां की 2 विधानसभाओं के चुनाव को लेकर है। वहां पे 2 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहे हैं, चिंचावाड़ में और कासवापेट में। खूबी यह है कि वहां पे ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। वहां पर महाविकास अघाड़ी अब मैदान में है और वहां ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इससे घबराए हुए हैं वो। अब वो कहते हैं तलवे चाटने की बात की। मैं ऐसा कहूं कि पीडीपी की जो नेता हैं आदरणीय महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनके बीजेपी ने तलवे चाटे। लेकिन बृजमोहन जी, आप कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी मैदान में है, बीजेपी कह रही है कि महाविकास अघाड़ी में ही दरार है, लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे बार बार बोल रहे हैं कि चुनाव में सामने आए। इसका जवाब अभी गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, वो पहले सुन लेते हैं फिर जवाब लेंगे। देखिए वो क्या कह रहे हैं। आपने चूंकि प्रश्न पूछा, आज भी यहां पर मैं 2024 के संपूर्ण विजय के अभियान के तहत यहां आया हूं। मित्रों, 2024 में फिर से एक बार देश में चुनाव होने वाला है। हमें मालूम है कि हम और हमारे साथी दल शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं।
तीनों पार्टियां, प्रकाश आंबेडकर जी और जो कुछ बचे खुचे हैं सारे एक ही बास्केट में आकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने का चुनाव नहीं। ये चुनाव फिर से एक बार पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत से भाजपा और साथी दलों की सरकार बनाने का नहीं। ये चुनाव फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय ये महान भारत की रचना का चुनाव है, समृद्ध भारत की रचना का चुनाव। और सभी मेहमान बने हुए हैं। अभय दुबे जी, आपने सुना अमित शाह जी कोल्हापुर में बोल रहे थे, वो कह रहे कि महान भारत की रचना के लिए चुनाव है, और कोल्हापुर में उनका ये बयान, और वो कह रहे हैं कि जितने भी बचे खुचे लोग हैं सब एक तरफ जा रहे हैं, चाहे वो प्रकाश आंबेडकर हो, एनसीपी हो, कांग्रेस पार्टी हो और उद्धव गुट हो, सब लोग एक तरफ हो गए और सब बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। सारे के सारे देश के समर्थन में उतर कर आ गए। कैसे महान देश बनाने की बात कर रहे हैं अमित शाह साहब, जहां 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए जाएं, जहां 84 करोड़ की आमदनी कम कर दी जाए। उनका धन्ना सेठ तो 1002 करोड़ रुपए रोज कमाए अडानी, और किसान की आमदनी वो 27 रुपए कर दें। ऐसा तो कोई प्रतिपक्षी दल इनको देश बनाने ही नहीं देगा। महाराष्ट्र के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, फिर सत्ता में ला दिया तो फॉक्सकॉन जैसा हाल फिर महाराष्ट्र का ये लोग कर देंगे। इसीलिए तो महाराष्ट्र के लोगों ने इतनी बुरी तरह नागपुर में 3 साल से लगातार हार हुई, जिला परिषद के हो या एमएलसी के चुनाव हो। आप 5 में से 4 एमएलसी के चुनाव अभी इस फरवरी के महीने में आ रहे हैं ये, और वो देवेंद्र फडणवीस जी के खास जो अमरावती के थे उनके खास वो भी चुनाव हारे। 5 जिलों में वहां वोटिंग हुई थी। मैं पहले इनके फोन उठाना बंद कर दिए थे, सारी सोशल मीडिया वेबसाइट से प्रधानमंत्री जी के फोटो हटा दिए थे। इतनी बड़ी दरार दोनों में बन गई थी, और वो लोकसभा के चुनाव में परिलक्षित होगा। विवेक जी आगे जाकर देखेगा तो देश के 3 बड़े प्रांतों से अगर इनको लगता है कि इनका आधार खसक गया, तो दक्षिण भारत में तो इनका अस्तित्व है ही नहीं। अभी कर्नाटक हारने वाले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान फिर मतलब आप कह रहे हैं दुबे जी की सचिन पायलट और अशोक गहलोत जैसी स्थिति हो गई थी। अरे 25,000 वोट से हारे राजस्थान का उपचुनाव, अभी 25,000 वोट से। छत्तीसगढ़ में 21,000 वोट से उपचुनाव हारे। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं इन सब परिस्थितियों के बावजूद। जी ठीक है, मैं श्वेता जी से जवाब लेता हूं। श्वेता जी। विवेक जी, आप अंत में मेरे पास आए हैं तो मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा, एक एक करके सबका उत्तर देती हूँ। सबसे पहले अभय दुबे जी को बताना चाहूंगी, देखिए ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये जो मिनिमम शब्द था ना, ये कांग्रेस के लिए था। आज पूरे देश के पटल पर कांग्रेस का नामो निशान मिटता जा रहा है, और इसीलिए शायद जब नाम और निशान शिवसेना का गायब हुआ तो ये तो जश्न ही मना रहे हैं। अब जो भी अभय जी बोले, मन में तो लड्डू फूट ही रहे हैं। बाकी बृजमोहन जी ने अभी पुणे के उपचुनाव की बात की, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, बृजमोहन जी आप यहाँ नहीं रहते, जरा आकर देखिए चिंचवड़ में आप ही के 2 पक्ष आपस में एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। आप ही के एक कांग्रेस का जो प्रतिनिधि है वो दूसरे राष्ट्रवादी के आपका चिन्ह डालता नहीं है। तो फिर आप जब यहाँ नहीं हैं तो आपको कतई पता नहीं है कि अमित भाई ने क्या बात कही। दूसरी बात, राहुल जी आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो संजय जी जो व्यवहार और व्यापार की बात कर रहे हैं, ये संजय राउत जी 2000 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से लेके आए हैं फिगर? मुझे पक्का पता है, थोड़े दिन जेल में रहे हैं, वजह अभी भी जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं वहीं से खबर मिलती होगी। अब तो लोगों को पूछना पड़ेगा कि ये ऐसी अफवाहें कहाँ से लेके आते हैं, और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाकी आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, चाहे आपको इंटरनेशनल कोर्ट जाना है, आपको जहां जाना है वहां जाइए, न्याय के दरवाजे खुले हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जनता ये तय कर चुकी है कि धनुष बाण राम भगवान के चिन्ह हुआ करते थे, और ये जो शिवसेना नाम है, ये शिव छत्रपति शिवाजी के नाम पे था। ये दोनों पे से हक आप बहुत पहले
हटा चुके हैं और शिवसेना खो चुकी है इस हक को, क्योंकि जो हनुमान चालीसा पढ़ने पर अंदर जेल में डालता है, जो याकूब मेनन की समाधि को सजवाता है, उसके पास ना नाम होना चाहिए ना निशान होना चाहिए। और इसीलिए जनता की अदालत में भी जाएंगे तो भी वो यही तय करेगी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने वाला है और जो आज इलेक्शन कमीशन का फैसला है। ठीक है, मैं अभय जी आपके पास आ रहा हूँ। राहुल जी बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि बार बार आरोप ये क्यों लगता है कि हर व्यक्ति का, ठीक है श्वेता जी मैं आ रहा हूँ, बार बार ये क्यों कहा जाता है कि एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर शिवसेना की स्थिति कर दी जो आज उद्धव ठाकरे अकेले पड़े हुए? राहुल जी ठीक है, श्वेता जी मैं आ रहा हूँ। हाँ देखिए, मुंबई में उद्धव ठाकरे कुछ, हेलो, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हेलो, मुंबई में उद्धव ठाकरे बीएमसी के माध्यम से वो कुछ काम करते तो मुंबई में बड़ा होर्डिंग लगाते थे, मराठी में वो लिखते थे करून दाखवलं मतलब हिंदी में करके दिखाया। वही स्लोगन शरद पवार जी और कांग्रेस ने लिया और शिवसेना और उद्धव ठाकरे को खत्म करने का काम, पार्टी खत्म करने का काम करून दाखवलं यानी करके दिखाया, ये शरद पवार जी ने किया है। दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में भी ऐसी स्थिति हो जाएगी। देखिए, बाला साहब ठाकरे जी का एक सपना था, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कश्मीर में 370 कलम हटना चाहिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। बाला साहब ठाकरे का सपना ये मोदी जी ने पूरा किया है, शाह साहब ने पूरा किया है। बाला साहब ठाकरे ने जो जो सपना देखा तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने, शाह साहब ने, ये सरकार ने पूरा करके दिखाया है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया? पूरे जीवन में बाला साहब ठाकरे ने जिनका विरोध किया वो कांग्रेस के गले में गले डालने का काम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने किया। जो कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के पास गए। जो कांग्रेस ने प्रभु रामचंद्र का विरोध किया, उद्धव ठाकरे उनके बाला साहब ठाकरे के पोते राहुल गांधी के गले मिलने के लिए वाशिम बुल्डाना, वो भारत जोड़ो क्या भारत तोड़ो अयोध्या में जाके वहां पे मिल जाते हैं। मतलब बाला साहब ठाकरे के विचार, जो दुबे साहब एक इतिहास बता रहे थे कि 1980, 1971, 1975, लेकिन ही बाला साहब ठाकरे का एक बाद में बयान था शिवसेना प्रमुख की हैसियत से कि मैं मेरी पार्टी की कांग्रेस होने नहीं दूंगा, दिन में पार्टी बंद करूंगा। लेकिन बाला साहब ठाकरे जाने के पश्चात उनके पुत्र और उनके पोते ने शिवसेना की कांग्रेस करके दिखाई, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बदला लिया, एकनाथ शिंदे साहब ने बदला लिया और जो बाला साहब ठाकरे के जो विचार थे, हिंदुवादी विचार। अभय दुबे जी, आप लोग बेशक संस्थाओं पर सवाल उठाए, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की स्थिति सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो कांग्रेस के साथ चली गई। मैं श्वेता जी में आ रहा हूँ, अभय दुबे जी को याद दिला विवेक जी, ठीक है, मैं श्वेता जी आज अगर बाला साहब ठाकरे होते तो यही शब्द भारतीय जनता पार्टी के लिए कहते। राहुल जी जानते हैं आप, पंडितों का हत्यारा सैफुल्लाह फारूक जो 10 साल जेल में था, जो अजहर मसूद का शिष्य था, 1 साल पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ली, उसको ये जानते हुए अमित शाह साहब ने कश्मीर में वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने का आरोपी आतंकवादी आज जेल में है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट दिया। अमित शाह साहब जब कश्मीर जाते हैं ना तो मंच पर तालिब हुसैन दुर्दांत आतंकवादी उनके साथ खड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आज अगर बाला साहब होते, बाला साहब भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर देते। किशन भारवाड़, गुजरात में किशन भारवाड़ की दुर्दांत तरीके से वो अभय दुबे जी की 1000 दान पात्र अहमदाबाद में मिलते, एनआईए की जांच। अभय दुबे जी, आरोप ये है कि आप ठाकरे जिंदा होते। अभय दुबे जी, आरोप ये कि कांग्रेस पार्टी जिस भी पार्टी के साथ जाती है वो पार्टी सत्ता से बहुत दूर चली जाती है। समाजवादी पार्टी का वही हाल आप दिल्ली में देख लीजिए, आपने आम आदमी पार्टी को जगह दे दी। इसके अलावा आप बाकी दूसरे राज्यों में देख लीजिए, आपने सीपीआई का साथ दिया, वहां बंगाल से सीपीआई गायब हो गई, लेफ्ट। तो ये ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस पार्टी जिस भी पार्टी के साथ जाती है वो पार्टी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है? यही सवाल पूछ रही है बीजेपी। विवेक जी, आपने तो 1-2 स्टेट के नाम गिनाए, मैंने सिलसिलेवार गिनाए जब आवाज में डिस्ट्रप्शन था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, पुदुचेरी, वेस्ट बंगाल, केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, मोदी जी बहुत जगह आ रहे हैं। और अभी मोदी जी हिमाचल प्रदेश में घर घर पे तस्वीर लगाई थी, उन्होंने कहा प्रधान मोदी जी के नाम पर वोट दीजिएगा। क्या हर्ष हुआ? यही महाराष्ट्र में हर्ष होने वाला है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में भी खड़े होने वाले, इस प्रकार आज हरियाणा में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना प्रतिबद्धता दर्शाई है,
महाविकास अभय आघाड़ी दुबे जी कह रहे हैं आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। श्वेता जी, उसके बाद में बृजमोहन जी के पास आ रहा हूं। मिलेगी महाराष्ट्र जी श्वेता जी, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। श्वेता जी, अरे अपना नेता तो तय कर लें कि बाला साहेब थोराट नेता हैं कि नाना पटोले नेता हैं। आप देखिए, बड़ी मुश्किल से तो इन्होंने नेशनली नेता तय किया, अध्यक्ष तय किया है। अभय जी, ऐसा है, आप ये समझिए कि अब उल्टी गिनती किसकी शुरू हो गई है, ये जनता बताने वाली है। आप क्या गिना रहे हैं? आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। आप तो सब जगह देखिए, आप जहां जहां हैं, चार चुनाव नहीं हारे एमएलसी के, इसी महीने हारे। आपको सबसे पहले ये समझाने की जरूरत है कि बाल बढ़ाने से और दाढ़ी बढ़ाने से केवल मात्र प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे वो, ग्राम पंचायत में आधे से ज्यादा चुनाव हार गए। विवेक जी, कोल्हापुर में उसके पहले 18,000 वोट से हारे। बृजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक चुनाव जीते है। आप। ये एक नेताओं को लेकर बयानबाजी चल रही है। बृजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लूं, फिर मैं इसको वाइंड अप क्यों नहीं करूंगा। विवेक जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की हालत महाराष्ट्र में कितनी कमजोर है और महाविकास आघाड़ी वहां पे कितनी ताकतवर है, इसका एक ही उदाहरण है कि कल आदरणीय अमित शाह साहब को वहां पर आना पड़ा और वहां पे ये कहना पड़ा कि धोखेबाजों पे उन्होंने वहां पे कटाक्ष किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, शालिनी जी मेरी बात हो जाने दीजिए। देखिए विवेक जी, मुझे एक बात विवेक जी, हाँ बोलिए, आप पूरा कीजिए। बृजमोहन जी, बात करनी है जी, मेरी बात तो कहने हाँ बोलिए पूरा कीजिए। श्वेता जी, एक मैं सेकंड। ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने धोखेबाजों का जिक्र किया है, धोखेबाजों पे कटाक्ष किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में तो धोखेबाजों का पूरा कुनबा इकट्ठा हो गया है। पूरे हिंदुस्तान के जितने धोखेबाज हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक दलों को धोखा दिया है, वो सबको तो सारे बीजेपी में जा रही है, आपका आरोप है। राहुल जी से लास्ट कमेंट लेके फिर मैं वाइंड अप की ओर जा रहा हूं। राहुल जी, यस मैं एक बात कहना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में हमें चिंता नहीं है। जनता की अदालत में, जैसे निर्वाचन आयोग की अदालत में हम जीते हैं, जनता की अदालत में हम जीतने वाले, क्योंकि जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। लेकिन एक जमाना था कि देश में कांग्रेस 400 के पार थी, आज 40 पे है। 2024 में 4 के आगे जो जीरो है ना, वो जीरो बचाने का काम कांग्रेस ने करना चाहिए। महाराष्ट्र में सक्षम है। आगे 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा और विधानसभा फाइट देखने को मिल रही है, वो इस डिबेट से ही साफ होता नजर आ रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, कुरुक्षेत्र में हमारे डिबेट में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।